हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन, ठीक है, जिसमें हमने 4 लेक्चर कर लिए थे, ठीक है, जिसमें हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स को कंप्लीट किया था, ठीक है। इसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टियाँ। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप 3-4 पॉइंट कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी, है ना, ज़्यादातर तो नहीं आता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि उसका नेचर क्या है ना, लिक्विड है, सॉलिड है ना, क्या है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर्टी हैं, वो आप बुक से एडिट कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चे क्लास 12 में इस समय है उनके लिए शायद केमिकल प्रॉपर्टियाँ हट चुकी हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टियाँ उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी लगाते हैं हेलो एल्केन्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, जो केमिकल प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन की, वो मेजरतः, ठीक है, मुख्यतः क्या करती है, 3 मेजर प्रॉपर्टी देती है, ठीक है। फर्स्ट देती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो तीसरी देती है रिएक्ट विद मेटल, ठीक है, धातु के साथ अभिक्रिया। रिडक्शन देती है बहुत कम, 70 से 75% देती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेशन और उसके बाद मेटल के साथ कुछ रिएक्शन होगी, ठीक है। तो हम आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे रहेगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2, ठीक है, अलग अलग लेक्चर होंगे, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग लगाइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक क्या होती है, आपके पास न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड, क्योंकि रिएक्शन किसी के साथ करानी है, ठीक है। तो आप पे क्या होता है, यहाँ से ये वाला न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा और ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा RNU और X-, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा। देखो X क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। X का मतलब क्या है, हेलोजन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर एंटर करेगा, तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विभिन्न प्रकार की होती है बच्चों, ठीक है, जैसे SN1, ठीक है, SN2, SNI, SN एरोमेटिक, ठीक है। SN1 का मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे PCl5 को मैंने बताया था एल्कोहल के अंदर, ठीक है, और SN एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, ठीक है। तो ये मुख्यतः आपके पास बहुत सारी होती हैं, आपने डिटेल में SN1 SN2 पढ़ना, ठीक है। आज का जो लेक्चर होगा वो SN1 पे होगा, ठीक है। SN1 आप हेडिंग लगाइए SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, SN1, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक आणविक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या होती है यूनिमोलिकुलर, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड का या हेलो एल्केन का जल अपघटन, ठीक है, हिंदी में लिखना है, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन का जल अपघटन, ठीक है। क्या होता है एल्काइल हैलाइड, मैंने लिया टर्सरी, ठीक है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है,
H2O की प्रेजेंस में, ठीक है, H2O क्या है, सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्या करेगा, यहाँ से OH निकलेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और X माइनस क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ले, क्योंकि X में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। H2O यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है इस रिएक्शन में वीक होता है, ठीक है, सॉल्वेंट का। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक प्रेजेंस, हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रो का मतलब होता है जल, लिसिस का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहले हम इसको एक फुल इक्वेशन के लिए, मैंने बोला यहाँ हमने टर्सरी एल्काइल लिया है, ठीक है। आर का मतलब CH3, प्राइमरी नहीं है, टर्सरी लिया है। देखो एग्जांपल में CH3 का होल थ्राइस CCl, ठीक है, CCl इन प्रेजेंस ऑफ H2O। H2O क्या है, सॉल्वेंट। और यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट लेते हैं बच्चों, उसका नाम है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। क्या बनेगा, CH3 का होल थ्राइस, C वहां लग जाएगा OH और Cl माइनस निकल जाएगा बाहर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए क्योंकि ये बॉन्ड जब लेके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है, तो इसलिए दिखाते हैं लेके। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब समझते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है। मेन तो मैकेनिज्म ही मैकेनिज्म, ठीक है। ये अभिक्रिया 2 पद में होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है बच्चों, स्टेप फर्स्ट में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। इसमें क्या होगा, एल्काइल हाइड्राइड आएगा, टर्सरी C दिखाई पड़ रहा है, CH3 और यहाँ क्या है, Cl। फर्स्ट क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आएगा, तो ये क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन CH3 और ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन प्लस, और ये क्या निकल जाएगा, Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। स्टेप फर्स्ट में कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक। फर्स्ट स्टेप में एसिड रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है जो आपका इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटाइन, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, सेकंड में, ठीक है, स्टेप सेकंड में होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो किस तरह से होगा, यहाँ देखो कार्बोकेटाइन बन रखा है CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसमें क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। H2O क्या है, सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल पे लोन पेयर है, ये क्या है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, विलायक, ठीक है। ये क्या करेगा, पूरा वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, ये इसका लोन पेयर है, इस पर प्लस, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा, OH। अब देखो ऑक्सीजन ने अपने जो उसके पाले पोषी इलेक्ट्रॉन थे उसमें डोनेट कर दी, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा दूसरा, है ना, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, बहुत ज़्यादा है, ये क्या करेगा, इसके प्लस को खत्म करना है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लेके चलता बनेगा, ठीक है, और H प्लस को बाहर निकालेगा। H प्लस आएगा इसके साथ, H प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको, ये वाला, ठीक। तो क्या बनेगा, CH3 वहाँ क्या बचा, सिर्फ OH, H निकल के बाहर क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव आया, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव आया, ठीक है, अब H2O सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट तो बाहर रहेगा, H प्लस फिर यहाँ से निकलेगा, Cl साथ HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पद में होती है, फर्स्ट पद में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है और सेकेंड पद में हमारा क्या होता है बच्चों, ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं मैकेनिज्म रहने देता हूँ, ऊपर इसकी विशेषताएं बताता हूँ। नोट किया, इसको नोट करें, ठीक है, नहीं तो पॉज करके भी नोट कर सकते हो आप। तो ऊपर का मिटा दूँ, 1 2 3,
सॉल्वेंट कैसा है यहाँ पे, पोलर प्रोटीन। ठीक, है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं। ठीक है, फर्स्ट विशेषता क्या है, SN1 अभिक्रिया को, ठीक है, क्या है ये SN1। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, SN1 रिएक्शन पढ़ रहे थे हम। SN1 को हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस अभिक्रिया को यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, वैसे इस अभिक्रिया को यूनिमॉलिक्यूलर अभिक्रिया नहीं कहना चाहिए। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर अभिक्रिया वो होती है बच्चों जो जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे और रिएक्शन भी हमारी क्या हो जाए, एक ही स्टेप में हो जाए, प्रोडक्ट बन जाए, तो उसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, एक स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा है, दूसरे स्टेप में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, दो स्टेप में। ऐसी रिएक्शन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री के अंदर हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोल रहा है किस वजह से, ये यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो ये पद है ये क्या हो रहा है, ये इसका स्लो स्टेप है। ठीक है, और इसी को इसको क्या बोलते हैं, RDS, मतलब जो रेट निर्धारण पद, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो क्या है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। इसका मतलब इसका जो RDS है, RDS में क्या है, वन मॉलिक्यूल इसका अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, क्या है, इन्वॉल्व, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो एक ही मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल तो सीखने में आ रहा है। ठीक, तो इसका RDS है, RDS मतलब जानते हो, बता रखा है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, इसको बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, इसलिए बोला क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए बोला इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, जो रिएक्शन एक पद में ना होती हो, विभिन्न पदों में होती हो, उसको क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रिया। ठीक है, RDS बोल रहा है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, जो इसका क्या है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यही इन्वॉल्व है। दूसरा ये इसको बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये क्यों बोलता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कि जो इसका RDS है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, उसमें क्या है, वन मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व है। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल क्या है, इन्वॉल्व, RDS। मतलब अगर मैं इस अभिक्रिया का रेट लिखना चाहूं तो रेट बच्चों देखो, अभिक्रिया का रेट का निर्धारण केवल और केवल स्लो स्टेप में उसमें होता है। ठीक है, इसका प्रथम पद स्लो है, अगर मैं इस अभिक्रिया का रेट लिखूं तो रेट क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका टर्सरी अल्काइल हैलाइड CH3 का होल थ्राइस CCl। ठीक है, इसकी पावर R। देखो इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो ऑर्डर होता है बच्चों, रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का वो एक, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट इस माध्यम से नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, रेट ये क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर का इसलिए बोला क्योंकि इस अभिक्रिया का रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, जो आपने अल्काइल हैलाइड दिया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पर हटाई नहीं पता, अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो हम न्यूक्लियोफाइल लिखते हैं यहाँ पर, जैसे H2O था, H2 इसकी पावर 8, तब तक कितनी हो जाती है, 1 + 1 कितनी हो जाती है, 2, सेकेंड ऑर्डर हो जाता है। लेकिन यहाँ न्यूक्लियोफाइल का रोल ही फर्स्ट पद में, स्लो स्टेप में रेट का निर्धारण कौन कर रहा है, फर्स्ट वाला पद, जो ये वाला पद है, स्लो स्टेप में रेट डिटरमाइन होता है। ठीक है, इसका मतलब जो इसका रेट है किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, जो अल्काइल है। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि H2O की कंसंट्रेशन डबल करने पर अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेट में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, या इस अल्काइल हैलाइड की सांद्रता को दुगुना करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा रेट में। तो देखो अगर अल्काइल हैलाइड की सांद्रता को दुगुनी करोगे
तो रेट भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन अगर जो न्यूक्लियोफाइल है H2O अगर इसकी सांद्रता को 2 गुनी करे या 4 गुनी करे तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि रेट तो उस पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है H2O की सांद्रता वो 2 गुना करे 4 गुना करे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अल्काइल हाइड्राइड की सांद्रता 2 गुनी करेगा तो रेट 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना करेगा तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी बात होता है अगर मतलब इसकी कंसंट्रेशन हम लो कर दें तो लो कंसंट्रेशन पे भी ये, ठीक है, रेट पे लो कंसंट्रेशन पे रेट पे भी रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रेट पे कोई, अगर मैं H2O कम मात्रा में भी लूं तब भी रेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है। लो कंसंट्रेशन पे भी रेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरी बात जो ये बोलता है, नोट किया, इसको फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आरडीएस में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, अल्काइल हाइड्राइड। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बोला कि इसका रेट जो है ये किस पे, अल्काइल हाइड्राइड पे निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसका जो तीसरा पॉइंट है, नोट किया, तीसरा पॉइंट है कि देखो रीअरेंजमेंट से, पुनर्विन्यास से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका, थर्ड पॉइंट रीअरेंजमेंट ऑफ स्टेबल, ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस, ठीक है। पुनर्विन्यास से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है परंतु अभिक्रिया की दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये बोलता है कि जो फर्स्ट में जो कार्बोकेटाइन बन गया वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ टर्सरी क्यों लिया अल्काइल हाइड्राइड, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन क्या होता है बच्चों, बहुत स्टेबल होता है। टर्सरी मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है लेकिन अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो अगर मैं इसकी जगह एग्जाम्पल देता CH3 CH CH3, ठीक है, और CH2 Cl, इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा था H2O से, तो क्या होता, ये यहाँ से निकलता तो यहाँ क्या बनता, CH3 CH CH3 और CH2 पॉजिटिव और प्लस क्या निकलता, Cl नेगेटिव। ये कैसा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना। फर्स्ट में ये कार्बोकेटाइन बना तो रेट इसी पर निर्भर करेगा, पर लेकिन हमें पता है कि इसके बगल में कैसा है 1 2 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। अगर ये किसी तरह से जो ये H है, अगर ये H यहाँ आ जाए, प्लस कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इससे स्टेबल हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे हमने पढ़ा था ये 1 2, ये 1 है, ये 2, 1 2 हाइड्राइड से H माइनस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा और ये बोलेगा कहाँ जा, इस पे जा, इसको बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट होती है ना, H माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, CH3 माइनस शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ये आपने 11 में पढ़ी। तो यहाँ पे हो सकता है ये H वहां चले जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 C CH3, यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3। तो देखो ये कैसा बना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेट है, ठीक है, अगर मैं बोलूं ये कार्बोकेटाइन बना यहाँ पे, ये वाला कार्बोकेटाइन, इस वाले कार्बोकेटाइन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट टाइम पे जो कार्बोकेटाइन बन जाए, ठीक है, विदाउट रीअरेंजमेंट के, बिना पुनर्विन्यास, जो फर्स्ट टाइम पे कार्बोकेटाइन बने वो स्टेबल होना चाहिए, तभी जाके रेट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, रेट बढ़ेगा। ये तो क्या बना पहले, फर्स्ट डिग्री, आपको पता है फर्स्ट डिग्री क्या होता है, बहुत अनस्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो पहली बार में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, स्थायी कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। अगर वो रीअरेंजमेंट हो रहा है 1 2 शिफ्ट, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट, ठीक है,
रीअरेंजमेंट हो रहा है। अगर रीअरेंजमेंट से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये है कि SN1 रिएक्शन में प्रथम बार जो कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ये तो 1 डिग्री बना तो ये स्टेबल नहीं है, बहुत कम देता है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का रेट बहुत कम होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं लगभग। अगर जबरदस्ती कराना चाहो तभी देगा, ठीक है, नहीं तो। अब देखो ये रीअरेंजमेंट से स्टेबल हो रहा है लेकिन रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कराओगे तो आप तो रिएक्शन बनाओगे तो प्रोडक्ट तो आप यही बनाओगे, रीअरेंजमेंट से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। लेकिन रेट अगर आप चाह रहे हो कि बढ़ जाए उसकी स्पीड रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर रीअरेंजमेंट से स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। फर्स्ट टाइम जो कार्बोकेटाइन बन गया वो स्टेबल है आपका। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चौथी बात आती है बच्चों, ठीक है, चौथा पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट हम लेते हैं वो क्या लेते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक का प्रयोग करते हैं SN1 अभिक्रिया। पोलर आप जानते हो, पोलर क्या होते हैं? जैसे RCl जिनमें प्लस नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसमें आंसरिंग नेगेटिव, इस पे, ठीक है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या लिया हमने? H2O लिया। ये पोलर भी है और प्रोटिक भी है। कैसे देखो, ऐसे तो होगा OH, इस पे आंसर पॉजिटिव, इस पे आंसर नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है? पोलर प्रोटिक। पोलर होने से क्या होगा? जो पोलर का मतलब है ध्रुवीय, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है, और प्रोटिक का मतलब है प्रोटॉन H+। ठीक है, तो पोलर होने से क्या होगा? ये सॉल्वेंट क्या करेगा? ठीक है, ये इनके बीच के बॉन्ड को वीक करेगा, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? ठीक है, एक किस्म से डाइलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है या कांस्टेंट होता है, ये क्या करता है? देखो R और Cl के बीच में कैसा बॉन्ड है? विद्युत आकर्षण बल। इनके बीच में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे, ठीक है, कितने फोर्स है? देखो, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं आयनिक कंपाउंड के बीच में। इनके बीच में कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका डाइलेक्ट्रिक का मतलब है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। RCl के बीच में, ये C और Cl के बीच में, C और Cl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? उनके बीच का जो फोर्स है उसको क्या कर देता है? दुर्बल करता है, वीक बना देता है। इसका मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक जो H2O है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, बहुत ज्यादा है। ये क्या करेगा? इन दोनों के बीच के फोर्स को कम कर देगा। हम ये तो चाहते हैं कि इनके बीच का फोर्स कम हो जाए और ये बॉन्ड टूट जाए। ठीक है, तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए इसको वीक कर देता है ताकि ये बॉन्ड टूट जाए। तो डाइलेक्ट्रिक होता है जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको वीक कर देता है। अच्छा, प्रोटिक का मतलब क्या है? देखो, इस प्रोटॉन का क्या फंक्शन है यहाँ? देखो, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से Cl टूटा, यहाँ कार्बोकेटाइन बना और Cl-, लेकिन ये कार्बोकेटाइन बना तो Cl- बाहर तो कहीं गया नहीं होगा, वहीं पे घूम रहा होगा। तो ये इसी Cl को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है? ये यहाँ H2O को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? मतलब ऑक्सीजन से क्यों बॉन्ड बना रहा है? Cl से तो बना सकता है। आपको सोचो, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, थोड़ा बहुत प्यार तो रखेगा ना एक दूसरे के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये Cl को ही क्यों नहीं अट्रैक्ट कर ले रहा है? H2O को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ? ठीक है, इसीलिए जो प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ पे ये बोले जो H2O है वो थोड़ा चालाकी करता है ना, गुंडागर्दी करता है। कैसे? देखो, यहाँ पे जैसे ये Cl बाहर निकला, ठीक है, मतलब बाहर अलग हुआ, इससे बॉन्ड टूटा, क्योंकि ये इसका क्या था? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था। पोलर ने क्या किया? इनके बीच का बॉन्ड वीक किया। ठीक, ये Cl अलग हुआ। Cl अलग होने से क्या हुआ? ये Cl- है, इसको जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये इसको घेर लेंगे। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसको घेर लेंगे बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या है? पॉजिटिव। इस पे क्या है? पॉजिटिव। इस पे क्या है? पॉजिटिव। इन पे क्या है? नेगेटिव है ना, आंशिक है, मैं पूरा दिखा रहा। ठीक है, पॉजिटिव। ये क्या करेगा? वाटर जैसे Cl बाहर निकलेगा, इसके जो प्रोटॉन है ये H+ दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे? Cl- आयन को घेर लेंगे। ठीक, अब जैसे ये बाहर निकले, इसको तो घेर लिया H+ आयन, प्रोटिक होने का यही तो मतलब, इसको घेर लिया, इसको बंद कर लिया।
और जो H2O क्योंकि सॉल्वेंट बहुत सारा है, एक H2O मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ से खटक इस पे अटैक करेगा, इसलिए Cl माइनस अटैक नहीं कर पा रहा है वापस उसमें, ठीक है, H2O का। तो पोलर प्रोटिक से क्या हुआ, पोलर से मतलब जो इनके बीच का बॉन्ड को कमजोर करना, प्रोटिक का मतलब जो Cl माइनस निकला या ब्रोमीन निकला, जो भी निकला उसको क्या करना है, घेरे रखना। अगर उसको घेर के रखेगा तो क्या करेगा, उसको अटैक नहीं करने देगा, तब न्यूक्लियोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। तो पता चला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने से क्या होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं बच्चों, सबसे अच्छा होता है H2O, C2H5OH भी होता है, CH3OH भी होता है और CH3COOH भी होता है एस्टिक एसिड, इसको हम कम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पोलर प्रोटिक, अगर किसी रिएक्शन के ऊपर H2O लिखा देखिए मेरे एथिल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल एस्टिक एसिड, समझ जाना कि ये SN1 अभिक्रिया है, यही से पता चलता है, ठीक है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। जबकि हम SN2 पढ़ेंगे तो वहां पे पोलर अप्रोटिक, वहां प्रोटॉन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पांचवी बात नोट किया कि यहाँ पे ये अटैक क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि H+ आयन इसको घेर दे रहे हैं और H2O सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है तो वो वहां से अटैक कर लेगा, ठीक है। पांचवी बात कि जो ये रिएक्शन है ये कौन से टेम्परेचर पे फिजिबल है, मतलब कौन से टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे फिजिबल होगी, ठीक है, टेम्परेचर पे। तो बच्चों देखो यहाँ कार्बन और Cl का बॉन्ड क्या हुआ, टूट रहा है, बन क्या रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड वीक कौन सा, ये वाला, स्ट्रॉन्ग कौन सा, वो ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके बीच में बॉन्ड क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज, एनर्जी क्या होती है, रिलीज, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि जब यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी, इसका मतलब जो ये रिएक्शन होती है SN1 जो अभिक्रिया होती है SN1, ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक, उष्माक्षेपी अभिक्रिया ली चैटलर के प्रिंसिपल के अनुसार, लासातले का जो नियम है उसके अनुसार क्या होती है, लो टेम्परेचर पे फिजिबल होती है। देखो यहाँ हीट निकल रही है और हम उसको हीट दे रहे हैं, अगर हम उसको हीट देंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। आप सोच रहे हो कि अल्कोहल बने, आपको वापस क्या बन जाएगा, अल्कली टेम्परेचर तो लो टेम्परेचर पे, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आप पढ़ रहे हो 11 में, तो ये लो टेम्परेचर पे फिजिबल होगी, ठीक है, लो टेम्परेचर पे फिजिबल होगी। कम ताप पर, क्योंकि SN1 अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यह कम ताप पर इसका रेट बढ़ेगा, मतलब अच्छी खासी आपको अल्कोहल मिलने वाला है अगर आप लो टेम्परेचर रखोगे, ठीक है। तो ये था टेम्परेचर का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। या बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, समझ में आया। तो टेम्परेचर का पांचवा हम इसका देख, कौन सा चौथा है, पांचवा, छठा पॉइंट है सर, छठा पॉइंट है इसका स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री। छठा पॉइंट, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिवियम रसायन। इसका त्रिवियम रसायन क्या होगा, देखो यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है, कैसा कैसे, ठीक है, मैं बना देता हूँ, ये कैसा है, sp2 कार्बन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव होता है बच्चों, मैंने लेवल में बताया था आपको, जिस कार्बन पे पॉजिटिव होता है वो कैसा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जो sp2 होता है उसकी संरचना कैसी होती है, प्लेनर, कार्बन CH3 और ये CH3 और ये इसका बैक एंड ऑर्बिटल है, हमारे पास Cl माइनस यहाँ से निकला, ठीक है, प्लेन, एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में। अब देखो आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, जो H2O है आपने डाला, ये कहाँ से अटैक कर सकता है, ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी कर सकता है और रियर से भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाऊं तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, CH3, इसी के अकॉर्डिंग बना दो, ठीक है, इसी अकॉर्डिंग बना दो CH3
CH3 CH3 और OH। और दूसरा क्या बनेगा CH3, अच्छा उल्टा OH CH3 CH3, ठीक है। देखो अगर यहां से न्यूक्लियोफाइल गया तो सेम प्रोडक्ट बना, अगर पीछे से अटैक किया तो OH बना। इसका मतलब SN अभिक्रिया की स्टीरियोकेमिस्ट्री में रसायन होता है, ठीक है। जो कार्बोकेटायन बनता है उसकी संरचना क्या होती है प्लेनर, इसलिए आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से। अगर फ्रंट से अटैक करता है तो इसको बोलते हैं बच्चों रिटेंशन, ठीक है। रिटेंशन का मतलब होता है जैसा था वैसे ही बना, जहां से न्यूक्लियोफाइल निकला वहां से अटैक किया। दूसरा होता है इन्वर्जन, ठीक है, यही चीज आपने पढ़नी, रिटेंशन, और जब अपोजिट साइड से करें तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। दोनों को मिला के इसने बोला है आपकी बुक पे कि क्या होता है रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर होता है। लेकिन बच्चों रेशमिक मिक्सचर दोनों, जब रिटेंशन भी बने इन्वर्जन भी बने, लेकिन ये 100% रेशमिक मिक्सचर नहीं होता है। अभी किताब पे नहीं बता रखा है, उसने बोला रेशमिक बनता है, मतलब 50% ये बनता है। रेशमिक तो तब होता है अगर 50% ये बनता और 50% ये बनता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ रेशमिक नहीं बनता यहाँ पे 100%। कि देखो जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से गया होगा तो Cl- वही मंडरा रहा होगा, Cl- यही घूम रहा है कहीं, ठीक है। आपको सोचो Cl पे नेगेटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज, कभी नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को पास आने देगा, नहीं आने देगा, ठीक है। तो जब नेगेटिव नेगेटिव को पास आने देगा इसका मतलब ये कम बनेगा, और ये बैक साइड से कोई नहीं है इसको रोकने वाला, ये ज्यादा बनेगा। इसका मतलब जो रिटेंशन है, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट क्या होता है लेस देन 50% होता है, जबकि ये क्या होता है मोर देन 50%, ठीक है, ज्यादा बनता है। तो रेशमिक कहाँ से बना, ठीक है। रेशमिक का मतलब रेशमिक होता है इन दोनों का। रेशमिक मतलब ये समझो कि अगर एक इस क्लॉकवाइज घुमा रहा है और एक उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है। और ये दोनों क्या होते हैं जो इसके प्रोडक्ट बनते हैं, ये एक दूसरे के इनैंसियोमर होते हैं, इनैंसियोमर, इनको बोलते हैं इनैंसियोमर। अगर रेशमिक मिक्सचर बन रहे हैं तो इनैंसियोमर, इनैंसियोमर का मतलब अगर हम यहाँ पे दर्पण लगा दें, मिरर लगा दें, ठीक है, तो देखो ये इसकी मिरर इमेज है, ठीक है, मिरर इमेज है, इसको बोलते हैं इनैंसियोमर, दर्पण प्रतिबिंब। इनैंसियोमर का मतलब है दर्पण प्रतिबिंब, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। लेकिन ये हर बार ही नहीं होते हैं कि ये दर्पण प्रतिबिंब हो ही जाए, ठीक है। ये कहानी एक्चुअल में इसमें हो ही नहीं रही है, इस कंपाउंड के अंदर तो ये हो ही नहीं रहा, ठीक है। ये तब होता, ये तो कहानी बता रहे हैं, ये तो तब होता जब ये वाला जो कार्बोकेटाइन कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसियां क्या होती, अलग अलग एटम से संतुष्ट होती, तब जाके हम इसको बोलते कि ये कहानी हो रही है रिटेंशन इन्वर्जन वाली। यहाँ पे तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसा कार्बन होना चाहिए कैसा, कायरल कार्बन। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊं कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन, ये सब 11 में कायरल कार्बन क्या होता है, जिसकी चारों वैलेंसियां, यहाँ सपोज है बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ Cl है, यहाँ H है और यहाँ CH3। देखो ये अल्काइल हाइड, लेकिन इस कार्बन की चारों वैलेंसियां क्या है अलग अलग, CH3 H फिनाइल। इसको स्टार से दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या है आपका कायरल कार्बन। कायरल कार्बन बहुत पूछा जाता है क्या होता है कायरल कार्बन, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसियां, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अलग अलग एटम से संतुष्ट होती हूँ, कायरल कार्बन। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता तब ये बनता, क्या बनता CH3 C H OH, और क्या बनता OH C CH3 H। ये बनता रिटेंशन और ये बनता इन्वर्जन, ठीक है। और इन दोनों को बोलते हम रेशमिक मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर, ठीक है। ये कहानी तब ही होगी जो अभी तक पढ़ी है आपने, ठीक है, जब कायरल कार्बन उपस्थित हो, ठीक है, जैसे लैक्टिक एसिड होता है।
ठीक है, लैक्टिक एसिड। ये कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन। ठीक है, ऐसे में थोड़ी हो रही कहानी, ये तो सिर्फ बताया गया है आपको। ठीक है, तो एसिड और रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक रिटेंशन बनता है, एक इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब जैसा रिएक्टेंट था वहीं से जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो रिटेंशन, अगर उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो इन्वर्जन। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? रेशियो। अगर पूछता है कि रेशियो मिक्सर क्या होता है, अब आप बोलना अगर 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हो तो उसी को क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, और दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इनएंसियोमर होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि इनएंसियोमर। अब आप आगे, क्योंकि इतना टाइम है बताने का नहीं, मैं इसको आपको बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूँ आगे तक। ठीक है, स्टीरियो हर जगह स्टीरियो पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको उस चीज को नहीं बता सकता हूँ, ये एक दूसरे के इनएंसियोमर भी नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया इनएंसियोमर, ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। कायरल कार्बन होगा तभी जाके होगा। अगर आपसे पूछे ये ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड की ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, मैंने 11 में देखा पढ़ाया होगा तुम्हें, क्या होता है ना? निकोल प्रिज्म होता है ना, जो क्या करता है, जो हमारा पोलराइज लाइट होती है जैसे सूर्य का प्रकाश, वो क्या करता है उसको, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है ना चारों तरफ, इसको क्या करता है? निकोल, जो आपका निकोल प्रिज्म होता है, इस तरह से इसको इससे गुजारते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देता है? उनको प्लेन कर देता है, एक ही डायरेक्शन में कर देता है। ठीक है, तब इसको क्या करते हैं? जो अल्काइल हैलाइड होता है आपका, अगर उसमें क्या है? कायरल कार्बन है, उसको भरते हैं सॉल्यूशन से, उससे उसको गुजारते हैं। अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, अगर उसको लेफ्ट हैंड, ये तो ऐसा घुमाएगा लेफ्ट हैंड साइड को, या फिर राइट हैंड साइड को घुमाएगा। प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट हैंड साइड घुमाएगा या राइट हैंड साइड। अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेगा तो हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और अगर राइट हैंड साइड होगा तो हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो यही कहानी है, लेकिन यहाँ पे तो कैंसिलेशन हो रहा है, क्योंकि उतना ही प्रोडक्ट क्या बोल रहा है? डिटेंशन बन रहा है, मतलब एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये तो निरस्त हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो आप बोलते हो इसकी मिरर इमेज इसमें अध्यारोपित नहीं हो सकती, आप उठा के इस पिक्चर को इसके ऊपर फिट कर दो तो नहीं होगी फिट। तो कायरल कार्बन ये होता है जिसकी चारों वैलेंस सेम होती है और मिरर इमेज एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत डीप हो जाएगा, आप इतना ही नोट करें। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसके बाद हम इनके पढ़ेंगे नेचर और SN2 रिएक्शन शुरू करेंगे, तो रिएक्शन सब एक साथ करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इनको अफेक्ट SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।